हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे, जहां पे हम क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और अभी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले के जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं और उनके कंप्लीट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी चैप्टर छूटा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 5 है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, वो मैंने स्किप कर दिया है। फिर हम उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आज हम कंटिन्यू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। हमारी लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं और एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लाइंस की बात करूं तो लाइंस आपने नंबर 1 पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी होंगी। दो लाइंस, सपोज दैट ये L1 लाइन है, ठीक है, और ये L2 लाइन है। तो L1 और L2 लाइन, ये दो लाइंस कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल की बात करें तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री का होता है, क्योंकि आप L1 और L2 को अगर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो यही L1 और L2 कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होता है? L1 और L2 के जितने भी पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? कोइंसिडेंट्स होंगे। अब कोइंसाइड जब करेंगे तो उनके बीच में इंक्लिनेशन तो कोई होगा नहीं स्ट्रेट लाइंस के बीच में। जब इंक्लिनेशन ही नहीं होगा तो उनके बीच का एंगल भी कैसा होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब 0 डिग्री का मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर इन दो लाइंस L1 और L2 को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइंस कहाँ पे मीट करेंगे? इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी तो आपने देखा नहीं ना, तो हमने देखा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जब इंटरसेक्ट करेंगी दो पैरेलल लाइंस तो एंगल क्या होगा ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इन्फिनिटी नहीं पता, हमने ना तो इन्फिनिटी देखी है। तो जब देखी ही नहीं है तो सिंपल वर्ड्स में L1 और L2 अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का एंगल कैसा होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आता है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस भी आपने पढ़ी होंगी, कौन सी लाइंस होती हैं इससे पहले छोटे के क्लासेस में 7th 8th में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस जैसे कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, और इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। तो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। तो ये L1 और L2 लाइंस कैसी लाइंस हो जाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगे। ठीक है, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 90 डिग्री। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में हम L1 पैरेलल टू L2 ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस आपने पढ़ लिया, ठीक है, समांतर रेखाएं। आपने फिर परपेंडिकुलर लाइंस भी पढ़ लिया। अब इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आपकी L1 हो गई, ये आपकी L2 हो गई, ये किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दो लाइंस कैसी हो जाएंगी? L1 L2 कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होगी। इस वर्टेक्स जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं इन जनरल। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस इसमें दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी, एक ये होगी और ये होगी, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी बन रहा होगा, ये थीटा एंगल सपोज दैट बन रहा होगा। ठीक है, थीटा हमारा कोई भी हो सकता है एंगल। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो गई। इसके बाद एक और लाइन आती है यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कोइंसिडेंट लाइंस।
तो कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? यही पैरेलल लाइंस का केस जो आपने पढ़ा था। अब ये L1 और L2 अगर दोनों ओवरलैप हो जाए, ठीक है, ये ओवरलैप अगर हो जाए, ये सपोज दैट L1 लाइन है, ठीक है, और इसी के ऊपर आपकी L2 लाइन भी है, L1 और ये L2, ठीक है। अब L1 L2 दोनों लाइन कैसी हो रही है? इंटरसेक्टिंग। वो पैरेलल लाइंस थी, अब पैरेलल लाइंस हमने एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या हो रही? कोइंसाइड हो रही हैं, L1 और L2। तो L1 और L2 जब कोइंसाइड होंगी तो L1 L2 पे जितने पॉइंट्स हैं वो भी क्या होंगे? वो भी कोइंसाइड होंगे। तो इस केस में L1 एंड L2 कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। तो मोस्टली यहाँ पे जनरली 4 टाइप्स की लाइंस होती है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस। ये तो बात हो गई है टाइप्स ऑफ लाइंस। अब टाइप्स ऑफ लाइंस के आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स यहाँ पे जनरली कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक लाइन है, ये हमारी लाइन है L1, ठीक है, और इस L1 लाइन पे एक कोई पॉइंट हमने ले लिया A पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हम एक सेकेंड लाइन लेंगे L2, और L2 लाइन कैसे लेंगे कि L2 लाइन और L1 लाइन का जो वर्टेक्स होगा, ठीक है, ये O होगा, ठीक है। तो O पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है दोनों लाइन, L1 ये लाइन L2 ओरिजिनेट हो रही O से, L1 भी हमारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? L1 से ओरिजिनेट हो रही है। अब इस पे हमने बोल दिया ये हमारा पॉइंट B हो गया, ठीक है। अब A और B, L1 और L2, अब देखिए ये दो लाइंस L1 और L2, L1 कैसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बाद एक हमने दूसरी लाइन ली है जो L1 से कुछ इंक्लाइंड है, ठीक है। L2 लाइन क्या है? L1 के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड है। तो इसी इंक्लिनेशन के मेजर को क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा इंक्लिनेशन है। क्या है ये हमारा? इंक्लिनेशन। ये हमारा लाइन L2 का इंक्लिनेशन है, मीन्स L2 का झुकाव है L1 के रिस्पेक्ट में। तो किसी लाइन L2 या किसी लाइन का किसी दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट में जो इंक्लिनेशन होता है, उसी इंक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये जो इंक्लिनेशन है बीच में L2 का L1 के रिस्पेक्ट में, ये L1 लाइन है, ठीक है। अब दूसरी लाइन L2 है, तो ये जो इंक्लिनेशन बीच में आ रहा है, इस इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। और इस एंगल को जनरली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये थीटा हमारा एंगल हो गया, ये लाइन L1 और L2 के बीच में एक एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये L1 लाइन जो है, L1 लाइन को हमें फिक्स रखना है, ठीक है। L1 लाइन को हम फिक्स रखेंगे। अब हम L2 को यहाँ पे रोटेट कराएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ये हो गया। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे? L1 लाइन हमारी फिक्स रहेगी, ठीक है। यहाँ पे A पॉइंट है, ये हमारा वर्टेक्स O है। अब हमने L2 को क्या कर दिया? इसके वर्टिकली, जस्ट वर्टिकली हमने यहाँ पे इंक्लाइंड कर दिया। तो ये हमारी L2 लाइन हो गई, ये पॉइंट हमारा B हो गया। अब ये एंगल जो था ये हमारा कितना डिग्री एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस में हम क्या करेंगे? थर्ड केस में L1 लाइन हम फिक्स रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट A है, इसका वर्टेक्स O है। अब पहले क्या था? फर्स्ट केस में क्या था? ये 90 डिग्री से कम था हमारा, ठीक है। ये थीटा जो एंगल था 90 से कम था। सेकेंड केस में हमने क्या किया? ये लाइन ऐसे थी L2, थोड़ा इसको और हमने रोटेट कराया तो ये वर्टिकल हो गई लाइन, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। थर्ड केस में क्या करेंगे? ये L2 लाइन ऐसे वर्टिकल है, अब हम इसको थोड़ा सा और इंक्लाइन करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम इसका थोड़ा और इंक्लिनेशन लेंगे, ठीक है। तो जब हम वर्टिकल से थोड़ा और इंक्लिनेशन लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इंक्लिनेशन हमें शो करेगा। ये पॉइंट हमारा B हो गया, ठीक है। ये एंगल कैसा हो गया? थीटा, ठीक है। तो थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस में क्या करेंगे? अब ये L2 इंक्लिनेशन ये है यहाँ पे, ठीक है, L2 इंक्लिनेशन है। अब इस L2 इंक्लिनेशन को थोड़ा सा और इंक्लाइन करेंगे हम, ठीक है। अब थोड़ा सा और इंक्लाइन करेंगे तो देखिए L1 को हमें क्या करना है? L1 को फिक्स रखना है, ठीक है। L1 को फिक्स रख देंगे, ये पॉइंट A हो गया, ये यहाँ पे वर्टेक्स O हो गई, ठीक है। और ये हमने L2 लाइन को यहाँ पे बिल्कुल जस्ट हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड कर दिया,
तो ये लाइन L2 हो गई, ये पॉइंट हमारा B हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा एंगल कैसा हो गया, ये यहाँ पे पहुँच गया, ये हमारा थीटा डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब ये थीटा डिग्री एंगल कितना होगा, जब ये बिल्कुल वर्टिकल था तो 90 डिग्री कवर हो रहा था। इस हॉरिजॉन्टल लाइन L1 के रिस्पेक्ट में वर्टिकल जब हमने L2 को लिया तो ये कितने डिग्री था, 90 डिग्री। अब इसने फिर से कितना डिग्री एंगल कवर किया, 90 डिग्री, नीचे और इंक्लाइंड हुआ, तो ये 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ केस हो गया। फोर्थ केस के बाद यहाँ पे फिफ्थ केस में देखिए L1 को हम यहाँ पे फिक्स रखेंगे, इस पे A पॉइंट है कोई, और ये वर्टेक्स O हो गई। अब ये जो L2 लाइन थी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो इंक्लाइन थी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसको क्या करेंगे, नीचे की ओर हम एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा और इंक्लाइन करेंगे। ये L2 हो गई, ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। और ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये एंगल हमारा हो गया थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल देखिए 5 केसेस बन रहे हैं। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये केस नंबर 2 हो गया, उसके बाद ये केस नंबर 3 हो गया, ठीक है, इसके बाद ये केस नंबर 4 हो गया, और ये हमारा केस नंबर 5। फर्स्ट केस में क्या है हमारा, थीटा क्या है, थीटा जो है हमारा वो 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और तो 0 और 90 के बीच में जब लाई करेगा मीन्स 90 डिग्री से लेस है और 0 से बड़ा है, तो उस केस में ये जो थीटा होगा, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। उसी तरीके से सेकंड केस में देखिए, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाती है तो उस केस में इस थीटा को हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल होता है। फिर उसी तरीके से थर्ड में देखिए, ये 90 पे था इंक्लाइंड L2 लाइन, ये फिर थोड़ा और इंक्लाइंड हमने किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया। 90 से बड़ा तो हो गया बट ये 180 से कम है एंगल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल क्या होगा, दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टली अपोजिट हो जाएं, बट ये क्या है, हॉरिजॉन्टली अपोजिट लाइन ये होगी यहाँ पे, और ये किसके बीच में लाई कर, ये हॉरिजॉन्टली अपोजिट है और ये वर्टिकल 90 डिग्री, तो इट मीन्स 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है इस केस में। तो थर्ड केस में क्या है, थीटा जो है हमारा 90 से तो बड़ा है बट ये 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है, ये 180 डिग्री से छोटा है। तो इस केस में इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जब 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, तो उस केस में इस थीटा को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है तब हम यहाँ पे इस एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ केस में देखिए, ये क्या हुआ, ये तो 180 डिग्री एंगल है। अब इसके बाद ये लाइन L2 थी वो थोड़ा और नीचे एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइंड हो गई, इट मीन्स क्या, 180 से एंगल बढ़ गया हमारे पास, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री से बड़ा हो गया बट 360 से कम है, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल कवर होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन तो है नहीं, बट क्या ये स्ट्रेट एंगल ये था हमारे पास, दो हॉरिजॉन्टल अपोजिट अगर लाइंस हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन जो 180 डिग्री एंगल था उससे तो बड़ा है बट ये 360 से कम है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो जब एंगल थीटा 180 डिग्री और 360 इसके बीच में लाई करेगा तब इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 5 टाइप के एंगल्स पढ़ लिए हमने, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल्स थे जिनको आपको रेंज याद रखनी है कि रेंज क्या होती है
और थीटा जब 90 डिग्री हो तो राइट एंगल बोला जाता है, जब 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे एंगल्स को हम लिखते कैसे मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का पॉइंट क्या है हमारे पास, वर्टेक्स पॉइंट है ओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारे केसेस में वर्टेक्स ओ हमने यहाँ पे ली है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं हमारी, सपोज दैट एक आर्म कौन सी हो गई, ओ ए हो गई। ठीक है, दूसरी आर्म कौन सी हो गई, ओ बी हो गई। तो ये दो आर्म्स हैं हमारे पास, ओ ए और ओ बी। तो जब हम एंगल लिखेंगे इसका, तो एंगल में हमारे पास ए बी पॉइंट आएगा, ओ बी आएगा और बी बी पॉइंट आएगा। तो एंगल में हमेशा हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे। तो 3 पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट होंगे, पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे जनरल पॉइंट, वो पॉइंट हमारी एक आर्म पे लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद जो मिडल में पॉइंट लिखेंगे वो हमारी वर्टेक्स का पॉइंट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरा हम थर्ड पॉइंट लेंगे वो हमारी दूसरी आर्म का पॉइंट होना चाहिए। सपोज दैट L1 लाइन पे एक पॉइंट ए लाई कर रहा है तो यहाँ पे ए लिख लेंगे। ठीक है, फिर बीच में वर्टेक्स क्या हमारे पास ओ है तो इसको ओ लिख लेंगे। फिर सेकेंड लाइन L2 पे एक पॉइंट कौन सा है हमारा, जनरल पॉइंट बी है तो इसको बी लिख लेंगे। ठीक है, अब एंगल के लिए हम यहाँ पे एक ऐसे सिंबल बनाते हैं। तो ये हमारा एंगल AOB हो गया यहाँ पे। ठीक है, कितना हो गया, एंगल AOB। यहाँ पे भी हमारा क्या है, एंगल AOB। ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल AOB है, थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, ये थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOB। ठीक है, तो सारे केसेस में एंगल AOB हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो एंगल AOB में देखिए जो O है वो क्या हमारी वर्टेक्स को डिनोट करता है, और ए पॉइंट क्या है, ये हमारा किसी एक लाइन L1 है जिस पे जनरल पॉइंट ए लिया हमने। फिर जो लास्ट में पॉइंट लिखा B, वो हमारा किसी दूसरी आर्म पे जनरल पॉइंट B है, और जो बीच में पॉइंट लिखा जाता है वो हमेशा वर्टेक्स का पॉइंट होता है, और एंगल हमेशा वर्टेक्स पे ही बनता है, O पे। ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स O है, वर्टेक्स आपकी P हो सकती है, Q हो सकती है, कुछ भी आप वर्टेक्स ले सकते हैं। ठीक है, बट जनरली वर्टेक्स को O से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स का एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अगर हम बात करेंगे इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ जो एंगल बन रहा है, अंदर के रीजन में। ठीक है, इनसाइड रीजन में, उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और जो उस एंगल के आउटसाइड में जितना भी रीजन होगा, उसमें जितना एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस में बात करें, थीटा जो है, तो थीटा के अंदर का जितना पोर्शन है ये हमारे पास। ठीक है, थीटा के अंदर ये वाला जो पोर्शन लाई कर रहा है, ये स्पेस है जो बीच में AOB थीटा के बीच में, इस स्पेस को हम बोलेंगे इंटीरियर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। ये AOB का इंटीरियर है, एंगल AOB का इंटीरियर है। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल AOB हो जाएगा। वहीं पे बात करेंगे एक्सटीरियर क्या होगा, तो एक्सटीरियर में आपका जितना भी ये बाहर का पोर्शन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो मेजरमेंट होगा एंगल का, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। ये एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर ऑफ एंगल AOB, या फिर इंटीरियर एंगल AOB कह लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, AOB तो बोल दिया, बट इंटीरियर है या एक्सटीरियर ये भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इंटीरियर एंगल होगा तो ये वाला रीजन होगा, ये वाला एंगल होगा। बट इसी तरीके से इसके बाहर भी तो कुछ एंगल बन रहा होगा, तो ये जो बाहर एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने लाइंस पढ़ ली और हमने एंगल्स भी पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स में हम दो एंगल्स यहाँ पे लेंगे, θ1 एंड θ2। अब θ1 और θ2 जो पेयर ऑफ एंगल्स लिया है, इसमें कुछ रिलेशंस निकल के आते हैं। ये θ1 θ2 के बीच में कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं। नंबर 1 जो रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जो सेकंड आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो दो रिलेशंस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, θ1 और θ2 जो दो एंगल्स हैं, अगर उनका हम सम करें वो अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल आता है, तब उस केस में θ1 और θ2 जो पेयर होगा एंगल्स का, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, अगर θ1 अगर हमारे पास θ1 30 डिग्री है तो ये इम्प्लाई करेगा θ2 हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, सपोज दैट इफ़ θ1 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 40 डिग्री गिवन में है, तो हमारे पास θ2 कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक एंगल अगर आपको गिवन में है और दूसरा एंगल आप आसानी से पता कर सकते हैं। अगर आपको दिया है θ1 और θ2 कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स में देखिए क्या होता है, θ1 और θ2 का सम अगर हम करें और वो अगर हमारा 180 डिग्री के इक्वल आता है, तो उस केस में जो θ1 और θ2 का जो पेयर है, उस पेयर ऑफ एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, इफ़ θ1 इज इक्वल टू 100 डिग्री, आपके पास एक एंगल θ1 दिया 100 डिग्री और बोल दिया है θ2 एंगल निकालिए अगर θ1 और θ2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमको पता है θ1 θ2 का सम क्या होना चाहिए, 180 के इक्वल। तो θ1 अगर 100 डिग्री है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, θ2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 80 डिग्री। तो जब हम θ1 θ2 ऐड करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 θ2 क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से θ1 अगर हमारे पास 50 डिग्री गिवन में है, तो आपसे θ2 पूछ दिया जाए तो कितना होगा, θ1 50 डिग्री है तो θ2 कितना होगा, 130 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे θ1 θ2 कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो लीनियर पेयर में आपके पास θ1 एंड θ2 ये पेयर होगा। ठीक है, θ1 और θ2 का पेयर होगा, पेयर ऑफ एंगल्स का। अब ये θ1 θ2 आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब होंगे, तो इसके लिए नंबर 1 कंडीशन होनी चाहिए, θ1 प्लस θ2 हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका सप्लीमेंट्री एंगल में भी होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में θ1 θ2 का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में θ1 θ2 को ऐड करेंगे तो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ही होना चाहिए। बट यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन क्या होती है, नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं जो हमारे पास, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स शुड बी, ठीक है, शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन जो हमारी हैं वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। सपोज दैट ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ठीक है, वर्टेक्स O हो गया। अब यहाँ पे ये एक लाइन है L1, इस पे पॉइंट O लाई कर रहा है, और ये हमारे पास लाइन है L2, ये इस पे हमारा पॉइंट B लाई कर रहा है। तो जो L1 और L2 OB एक आर्म कौन सी है, यहाँ पे आर्म हमारे पास कौन सी बन रही है, OB। ठीक है, और यहाँ पे आर्म कौन सी है, आर्म OA। तो जो हमारे पास आर्म OB और आर्म OA है, ये हमारी कैसी हैं, अपोजिट हैं। अब अपोजिट होने के कारण हमने आपको बताया था स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे। तो स्ट्रेट एंगल भी आपको हमने बताया था, थीटा बराबर कितना होता है यहाँ पे, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। बट यहाँ पे एक कॉमन आर्म भी होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉमन आर्म होगी। ये कॉमन आर्म सपोज दैट ये लाइन L है और ये लाइन हमारे पास C हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल θ1 होगा और ये एंगल हमारे पास θ2 होगा। ठीक है, तो θ1 और θ2 जब हम ऐड करेंगे तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री के इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या है
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट होनी चाहिए। सपोज दैट ओ ए और ओ बी बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। और एक यहाँ पे कॉमन आर्म होगी ओ सी, जो कि ओ ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे थीटा 1 एंगल बना रही है और ओ बी के रिस्पेक्ट में थीटा 2 एंगल बना रही है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होगी ओ। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है पेयर ऑफ एंगल्स थीटा 1 थीटा 2, तो वो कितना होगा, हमारे कैसे हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट निकल के आता है कि जितने भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं उनका सम हमेशा कैसा होगा, 180 डिग्री के इक्वल। और 180 डिग्री के इक्वल अगर सम है दो पेयर ऑफ एंगल्स का, तो वो कैसे एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। जितने भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। बट all the supplementary angles may or may not be linear pair of angles, but जितने भी supplementary angles हैं वो आपके लीनियर पेयर हो भी सकते हैं और लीनियर पेयर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, ऑल द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बट ऑल द सप्लीमेंट्री एंगल्स मे और मे नॉट बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में इतना ही था। तो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ा, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद यहाँ पे हमने पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा। पेयर ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े। उसके बाद हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो दो कंडीशंस होती हैं वो भी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक करेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स और आपके जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे दो पैरेलल लाइंस और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइंस, और उनमें जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद आई हो आज की वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं हम, ठीक है, फेसबुक पे भी हैं और साथ में कू ऐप पे भी हैं, जिसकी लिंक्स आपको कहाँ मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अदरवाइज आप हमारे चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मिल जाएंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।